नमस्कार, मैं स्नेहा आपकी होस्ट एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी है एक नए शादीशुदा जोड़े की, जिन्होंने शादी करके अभी कुछ ही दिन हुए थे और अभी उनको उनके हनीमून पर भी जाना बाकी था। हनीमून पर ना जाने का कारण पैसे की कमी बिल्कुल नहीं थी। उनका ना जाने का कारण ये था कि पति के पास छुट्टियां नहीं थीं और तो और वो जाने की कोई जगह डिसाइड भी नहीं कर पा रहे थे। पत्नी किसी और जगह जाने की मांग कर रही थी, पति का मन कहीं और जाने का था। घर पे माता पिता मतलब सास ससुर कहीं और ही जाने की सलाह दे रहे थे, जिसके वजह से उनके कहीं भी जाने में काफ़ी कंफ्यूजन था, जिसके वजह से पति ने परेशान होकर अभी हनीमून पर जाने का प्रोग्राम पोस्टपोन कर दिया था। और वो दोनों एक दिन मार्केट में कुछ सामान खरीदने के लिए गए हुए थे। वहाँ पर एक ऐसा इंसान मिला जो कि उनसे उनके डिटेल्स मांग रहा था एक फॉर्म भरने के लिए। उसका कहना था कि वो कोई लकी ड्रॉ के लिए फॉर्म भरवा रहा है। अगर इसमें उनका नाम आ जाता है तो उनको 3 रातों के लिए एक अच्छी जगह पर मतलब एक हिल स्टेशन में जाकर फ्री में रहने खाने और घूमने का कूपन मिल जाएगा। ये सुनते ही पत्नी काफ़ी एक्साइटेड हो गई। उसने तुरंत अपने पति को उस तरफ दिखाते हुए कहा, चलिए ना जाते हैं, जाकर वो फॉर्म भरते हैं, क्या पता हमारा ही नाम आ जाए लकी ड्रॉ में। पति ने पत्नी को थोड़ा समझाते हुए मना कर दिया, अरे कुछ नहीं यार, ये सब फालतू के चोंचले हैं, तुम कहाँ इन लफड़ों में फंस रही हो। मैंने कहा ना, हम लोग जाएंगे और अच्छी जगह ही जाएंगे, लेकिन पहले कोई एक जगह डिसाइड तो कर लो मेरी मैडम। इस पर पत्नी ने थोड़ा सा नाटक करके मुंह फुलाते हुए कहा, जाइए, मैं आपसे बात नहीं करती। आपको ये फॉर्म भरने में क्या जा रहा है? मान लीजिए अगर निकल ही गया हमारा नाम तो हमें फ्री में जाकर रहने को मिलेगा ना, फिर जगह भी डिसाइड नहीं करनी पड़ेगी, जगह तो यही डिसाइड करके देंगे, चलिए ना प्लीज़ प्लीज़। पत्नी के इतना रिक्वेस्ट करने पर पति ने भी पत्नी की बात मान ली। उसने वहाँ जाकर उस आदमी से वो फॉर्म ले लिया। फॉर्म लेकर उसने अपने और अपनी पत्नी के सारे डिटेल्स उसमें भरना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में फॉर्म भरकर उसने उस आदमी को वापस कर दिया और वो दोनों वहाँ से अपना जो भी काम करने गए थे वो काम करके वो घर वापस लौट आए। घर लौटने के करीब 2 दिन के बाद पति के नंबर पर एक फ़ोन आया। फ़ोन के दूसरी तरफ से एक बहुत ही मनमोहक सी लड़की की आवाज़ आ रही थी, जिसने पति का नाम कंफर्म करते हुए कि क्या मैं सुदीप जी से बात कर रही हूँ। सुदीप ने कहा, हाँ मैं सुदीप ही बोल रहा हूँ। आपकी पत्नी का नाम सुधा है? उसने कहा, हाँ बिल्कुल, क्या बात है, आपको किस सिलसिले में बात करनी है? फ़ोन के दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मुबारक हो, आप दोनों पति पत्नी हमारे लकी कस्टमर हैं और आपका नाम हमारे लकी ड्रॉ में निकला है। आप दोनों को 3 रात और 3 दिन के लिए हम लोनावला के एक होटल में रहने खाने और घूमने के लिए एक कूपन भिजवा रहे हैं और आप वहां जाकर अपना हनीमून या ट्रिप एंजॉय कर सकते हैं। ये बात सुनते ही पति को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने फिर थैंक यू कह के फ़ोन रख दिया। वो अपनी पत्नी सुधा के पास पहुंचा, उसे सारी बात बता दी। पत्नी ये सुनकर काफ़ी खुश हो गई। उसने भी खुशी खुशी कहा, देखा, मैंने तो आपको पहले ही कहा था, क्या पता हमारा नाम ही आ जाए। अब चलिए, हमारा हनीमून भी हो जाएगा और मैंने आज तक लोनावला का सिर्फ नाम ही सुना है, हम घूमकर भी आ जाएंगे। और अगले दिन ही
उनके घर पर सारे वाउचर्स, उनके ट्रैवलिंग के टिकट्स, सब कुछ आ चुके थे और उसके अगले दिन उन्हें अपने ट्रिप के लिए निकलना था। माता पिता को भी उन्होंने सारी बात बता दी और वो अगले दिन अपने उस ट्रिप के लिए निकल गए। पति पत्नी दोनों रास्ते में नज़ारे का मज़ा लेते हुए सफ़र तय कर रहे थे। पत्नी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत एहसास था ये, क्योंकि उन्होंने कभी भी इतने सारे पेड़, पहाड़, घाटियाँ एक साथ नहीं देखी थी। उनको ये खूबसूरती बहुत पसंद आ रही थी। वो इन सारी चीज़ों को काफ़ी इंजॉय कर रही थी और अभी उन्हें पहुंचने में थोड़ा वक्त लगने वाला था। सुधा को भूख लग चुकी थी, इसलिए सुधा ने अपने पति से कहा कि उसे भूख लग गई है तो कहीं पर कुछ खाने के लिए वो रुके क्या। उन्होंने ड्राइवर से कहा। ड्राइवर ने इस बात के लिए साफ साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, मुझे रास्ते में कहीं भी रुकने की इंस्ट्रक्शंस नहीं हैं और मुझे मना किया गया है। मैं जब तक आप दोनों को आपकी मंजिल तक नहीं पहुंचाता हूं तब तक मैं गाड़ी नहीं रोक सकता। ये बात दोनों पति पत्नी को काफ़ी अजीब लगी। उन्हें ये बात सुनकर थोड़ा गुस्सा भी आया, क्योंकि सुधा भूख से छटपटा रही थी। सुधा को कुछ न कुछ खाना ही था, लेकिन सुदीप के कई बार कहने पर भी ड्राइवर ने गाड़ी कहीं पर भी नहीं रोकी और मुश्किल से 3 घंटों में उन्हें लाकर एक होटल के आगे छोड़ दिया। उन्होंने कहा, यहाँ हमें यहीं आना था क्या? ड्राइवर ने काफ़ी रूड तरीके से आंसर देते हुए कहा, हाँ, आपको यहीं आने के लिए बोला गया था। अब आप अंदर जाइए, आपको मैनेजर मिल जाएगा, वो आगे की सारी चीज़ों में आपकी मदद करेगा। इस पर सुदीप पहले से तो चिढ़ा हुआ था ही। उसने तुरंत अपने बैग्स वगैरह निकाले और होटल के अंदर अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उसे लेकर चला गया। बाहर रिसेप्शन पे कोई नहीं था। उसने अंदर आते ही आवाज़ लगानी शुरू की। 2 मिनट के अंदर अंदर सामने एक इंसान आकर खड़ा था, जिसने अपना नाम प्रकाश बताया। उसने कहा वो इस होटल का मैनेजर है और उसे उन लोगों के आने की बात पहले से ही पता थी। और उसने एक ऐसी बात कही जिसने सुदीप के दिमाग में थोड़ा शक पैदा कर दिया। उसने कहा, मुझे पहले से ही ये पता है कि आप लोग यहाँ अपने हनीमून के लिए आए हैं, इसलिए हम लोगों ने इस होटल का सबसे आलीशान हनीमून स्वीट आप लोगों के लिए तैयार करके रखा हुआ है। ये बात सुनते ही सुदीप ने तुरंत प्रकाश से सवाल किया। उसने कहा, आपको कैसे पता कि हम अपने हनीमून पर आए हैं और ये बात आपको किसने बताई? ये बात सुनकर प्रकाश को थोड़ा अजीब लगा कि शायद उसके मुंह से कोई ऐसी बात निकल गई जो उसे नहीं कहनी चाहिए थी। प्रकाश ने बात को घुमाते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जैसा माहौल है उस हिसाब से तो शादीशुदा जोड़े यहाँ पर हनीमून के लिए ही आते हैं। वैसे भी आप दोनों को देखकर यही लग रहा है कि आप दोनों भी नए शादीशुदा जोड़े ही हैं, इसलिए बस आप लोग को देखकर ये बात मुंह से निकल गई। लेकिन प्रकाश के इस जवाब से सुदीप बिल्कुल भी सैटिस्फाइड नहीं था। उसे प्रकाश की बातों में कुछ न कुछ गड़बड़ होने की बू आ रही थी। सुदीप को शक हुआ, लेकिन सुदीप ने ज़्यादा कुछ उस वक्त सोचना सही नहीं समझा, क्योंकि सुधा को भूख से सर में दर्द होने लगा था। दूसरा, सफ़र करने के वजह से दोनों काफ़ी थक चुके थे। दोनों को अब जल्दी ही फ्रेश होकर कुछ न कुछ खाना था। इस वजह से उसने तुरंत कहा, अच्छा ठीक है, जो भी हो, हमें हमारा कमरा दिखा दीजिए, हमें फ्रेश होना है। प्रकाश ने तुरंत खुद ही उन दोनों का बैग उठाया और उन्हें साथ में लेकर लिफ्ट में चला गया। लिफ्ट में जाने के बाद वो उन्हें 3rd फ्लोर पर लेकर गया। अब वो तीनों कमरा नंबर 303 के सामने
खड़े थे। वहाँ पर प्रकाश ने अपनी चाबी से दरवाज़ा खोला। एक चाबी उसने सुदीप के हाथों में थमा दी और उन्हें आराम करने के लिए कहकर चला गया। लेकिन सुदीप ने पीछे से आवाज़ देते हुए उसे कहा, हमें कुछ खाना भी है तो हमारे खाने पीने का इंतज़ाम करवा दीजिए। प्रकाश ने कहा, जी बिल्कुल सर, आप नीचे आएंगे उससे पहले आपके खाने का इंतज़ाम हो गया रहेगा। आप लोग फ्रेश होकर नीचे आ जाइए। और वो दोनों अंदर कमरे में चले गए। सुधा इतनी ज़्यादा थक चुकी थी, भूख से और सर दर्द से इतनी परेशान थी कि पहले उसने ही नहाना और फ्रेश होना सही समझा। सुदीप ने भी उसकी हालत को देखते हुए कुछ नहीं कहा। सुधा तुरंत अंदर जाकर नहाने लगी। उसे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। नहाने के बाद उसने कपड़े चेंज किए। तब तक सुदीप फ्रेश होने के लिए गया। उसे थोड़ा ज़्यादा वक्त लगा शायद, या फिर सुधा कुछ ज़्यादा ही थक चुकी थी। जब तक सुदीप बाथरूम से बाहर आया, सुधा की नींद लग चुकी थी। अब सुदीप को समझ में नहीं आ रहा था कि वो सुधा की नींद खराब करे या नहीं, लेकिन उसके दिमाग में ये बात भी चल रही थी कि सुधा को बहुत देर से बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो ऐसे खाली पेट सोना अच्छा नहीं रहेगा। उसने अपनी पत्नी को उठाने की कई बार कोशिश की, लेकिन उसके कई बार आवाज़ देने के बाद भी सुधा की नींद नहीं खुली। ये देखकर सुदीप ने उसे आराम से वैसे ही सोने के लिए छोड़ दिया। अब भूख तो सुदीप को भी लग ही चुकी थी और उसने खाने के लिए पहले ही बोल दिया था, इसलिए सुदीप अकेले ही नीचे खाने के लिए चला गया। जब सुदीप नीचे खाने के लिए पहुंचा तो वहां पर टेबल पे तरह तरह के पकवान लगे हुए थे। उनमें से कुछ पकवान तो ऐसे भी थे जो शायद आज से पहले सुदीप ने कभी देखे भी नहीं होंगे। वहां पर अभी भी अकेला मैनेजर ही खड़ा था। सुदीप ने इस बात को नोटिस किया और उसे ये बात काफ़ी अटपटी लग रही थी कि इतने बड़े होटल में ना तो कोई और गेस्ट नज़र आ रहा है और ना ही कोई वेटर, ना ही कोई कुक। ऐसा कैसे हो सकता है? सुदीप ने ना चाहते हुए भी प्रकाश से सवाल कर दिया। उसने पूछा, क्या आप अकेले ही हैं यहाँ पर? आपके अलावा कोई दिख नहीं रहा है। हमारा बैग भी आप ही उठाकर कमरे तक लेकर गए। अभी भी खाना लग रहा है जैसे आपने ही सर्व किया है। ये बात सुनकर प्रकाश मुस्कुराया और उसने जवाब दिया, सर आपको लगता है ये सारे काम मैं करूँगा? मैं यहाँ पर मैनेजर हूँ। मैंने सबको ऑर्डर दिया और सब यहाँ पर सर्व करके चले गए हैं। हाँ, आपको अगर किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो आप बता सकते हैं। हम हमारे गेस्ट की प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता आप दोनों न्यूली मैरिड कपल को कोई भी डिस्टर्ब करे। इसलिए मैंने बाकी सबको अंदर ही रहने की हिदायत दे रखी है। ये बात भी सुदीप को हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि अगर ऐसा था तो किसी की भी कोई भी आवाज़ क्यों नहीं आ रही थी। इतनी देर में सुदीप की नज़र पड़ी। सामने से सुधा चली आ रही थी। सुधा काफ़ी थकी हुई लग रही थी। सुदीप ने उसके लिए उठकर तुरंत चेयर खींच दी। सुधा आकर सुदीप के बगल में बैठ गई और उसने कहा, आपने मुझे उठाया भी नहीं, मुझे सोते हुए ही छोड़ दिया, आप नीचे अकेले आ गए। सुदीप ने कहा, जान तुम सो रही थी और मैंने कई बार कोशिश की तुम्हें उठाने की, लेकिन तुम उठी ही नहीं। मैं क्या करता? मैं थक हार कर नीचे आ गया और फिर खाना अभी शुरू भी नहीं किया है। चलो तुम आ गई, बहुत अच्छा हुआ, साथ में खाना खाते हैं। और जैसे ही सुदीप ने ये कहा, वहाँ से प्रकाश चुपचाप बिना कुछ बोले चला गया। प्रकाश के वहाँ से जाते ही सुदीप ने तुरंत सुधा के सर पर बड़े प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, अब तुम्हारा सर दर्द कैसा है? थोड़ा अच्छा फील कर रही हो? सुधा ने कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है अब कुछ खाने के बाद ही मुझे अच्छा लगेगा।
वैसे तो मेरी भूख मर गई है, लेकिन ठीक है, मुझे कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा। अगर नहीं खाऊंगी तो ये सर दर्द ठीक नहीं होगा। फिर सुदीप ने पूछा कि अगर तुम्हें बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है तो एक काम करते हैं, अभी तुम खा लो और उसके बाद दवाई लेकर आराम करो, और आज हम कहीं बाहर नहीं जाते हैं। सुधा ने कहा, हाँ वैसे भी मैं आपको यही बोलने वाली थी, मेरी हालत आज ऐसी बिल्कुल नहीं है। अगर आपको लगता है तो आप अकेले चले जाओ घूमने के लिए, मैं नहीं जाऊंगी। सुदीप ने कहा, तुम पागल हो क्या? मैं तुम्हें ऐसी हालत में अकेले छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? और वैसे भी मुझे ना ये मैनेजर, ये होटल, ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इस पर सुधा ने तुरंत कहा, क्यों? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा क्या गड़बड़ लग रहा है आपको यहाँ पर? सुदीप ने उस बात को उस वक्त टालना ही सही समझा। उसने कहा, अरे नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं ऐसे ही बोल रहा था। तुम एक काम करो ना, खाना जल्दी से ले लो, खाते हैं, फिर चलकर ऊपर आराम करते हैं। थक तो मैं भी गया हूँ, थोड़ी देर सोएंगे तो दोनों को अच्छा लगेगा। इतना कहकर सुधा ने तुरंत 2 प्लेट लगा दिए और दोनों ने खाना खाया और एक साथ कमरे में चले गए। जब वो कमरे में गए तो उनका बिखरा हुआ सामान अब बिखरा हुआ बिल्कुल नहीं था। ये बात सुदीप को बहुत अच्छे से याद थी कि उसने अपने कपड़े को ढूंढने के लिए बैग से बहुत सारे कपड़े निकाल कर बिस्तर पर बिखेर दिए थे, लेकिन अभी सारा का सारा सामान लग रहा था जैसे किसी ने समेट कर वापस बैग में रख दिया हो। सुदीप ने तुरंत बिना सुधा से कुछ बोले बैग खोलकर देखा, लेकिन बैग के अंदर कोई भी सामान नहीं था। ये देखकर सुदीप को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उसकी नज़र तब तक सामने रखे हुए कबर्ड पर गई और वो लपक कर कबर्ड के पास पहुंचा। जैसे ही उसने कबर्ड का दरवाज़ा खोला, सारे कपड़े कबर्ड में इस तरीके से सजा कर रखे गए थे जैसे कोई भी इंसान अपने घर में अपने कपड़ों को सजाकर सही तरीके से रखा करता है। ये देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन ये था काफ़ी अजीब, क्योंकि ये चीज़ अगर उन दोनों में से किसी ने नहीं की तो ये किया किसने? क्योंकि सुदीप ने बात बात में सुधा से ये पूछा कि ये सारे कपड़े तुमने समेटे क्या? सुधा ने साफ साफ इनकार किया। उसने कहा, नहीं, मैं तो उठी थी और तुरंत आपके पास आ गई थी। अब सुदीप को सारी चीज़ें बहुत ही अजीबोगरीब लग रही थी। वो तुरंत सुधा को कमरे में छोड़कर नीचे प्रकाश से बात करने के लिए चला गया। उसने प्रकाश को हर जगह ढूंढा, लेकिन प्रकाश उसे कहीं भी नहीं मिल रहा था। उसने कई बार आवाज़ें भी लगाईं, लेकिन ना तो प्रकाश का कोई अता पता था उस होटल में, और ना ही किसी और स्टाफ का, ना ही किसी गेस्ट का, जैसा कि सुदीप को पहले से ही लग रहा था। अब उसका शक धीरे धीरे कंफर्म होते जा रहा था। अब सुदीप को थोड़ा डर लग रहा था, कहीं वो इस होटल में अकेले तो नहीं, और अगर है तो ऐसा कैसे हो सकता है। उसने कई बार जब प्रकाश को आवाज़ लगाकर देख लिया, तब वो ऊपर जाने लगा। जैसे ही वो लिफ्ट के पास पहुंचा, पीछे से उसे किसी की आवाज़ आई, जी सर, बोलिए, क्या हुआ? उसने जब पलटकर देखा तो पीछे प्रकाश हाथ बांधे खड़ा था। उसने तुरंत प्रकाश को देखते हुए थोड़े गुस्से में अब उससे सवाल करना शुरू किया। कहाँ थे आप? मैं इतनी देर से आपको आवाज़ दे रहा था, आपका कहीं कोई अता पता ही नहीं था। मैंने खुद घूमकर पूरा होटल देख लिया, आप तो कहीं थे नहीं। अचानक कहाँ से आ गए? और आप बोल रहे थे आपके होटल में बहुत सारे स्टाफ हैं, मुझे तो यहाँ कोई भी नज़र नहीं आया। अब आप मुझसे एक शब्द भी और झूठ अगर बोलेंगे तो मैं अभी के अभी यहाँ से चला जाऊँगा। इसलिए मुझे सारी बात सच सच बताइए, यहाँ पर कोई भी क्यों नहीं है? इस पर प्रकाश ने
थोड़ी अजीब सी हंसी के साथ उससे कहा, किसने कहा सर, यहाँ पर कोई नहीं है, एक बार नज़र घुमाकर चारों तरफ तो देखिए। जैसे ही प्रकाश ने अपनी ये बात खत्म की, अचानक से लगा जैसे होटल में एक भीड़ सी उमड़ पड़ी हो। बहुत सारे लोग दिखने लगे, जो कि नामुमकिन था, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले सुदीप पूरा का पूरा होटल घूम चुका था और उसे कहीं भी कोई भी ना तो दिखाई दिया और ना ही उसके इतनी बार आवाज़ देने के बाद भी कोई सामने आया था। ये सारी बातें एक साथ सुदीप का वहम नहीं हो सकती थी। ये बात सुदीप अब बहुत अच्छे से समझ चुका था। सुदीप का गुस्सा अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। सुदीप ने तुरंत प्रकाश से सवाल करते हुए कहा, तुम ये सब जो भी कर रहे हो, क्या मतलब है इन सब चीज़ों का? मुझे कुछ समझ में तो नहीं आ रहा, लेकिन मुझे इतना पता है यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ तो है। तुम बताओ क्या चल रहा है यहाँ पर, बताओ मुझे, मेरे सवाल का जवाब दो, नहीं तो मैं अभी के अभी जा रहा हूँ यहाँ से। इस पर प्रकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। वैसे अभी ना तो आपका ट्रिप ख़त्म हुआ है और ना ही आपके पास यहाँ से लौट कर जाने के लिए कोई सवारी है, तो आप देख लीजिए आपको क्या करना है। ये बात सुदीप को भी सही ही लग रही थी और अब लगभग शाम के 7:30 बज चुके थे। उनका ये होटल मेन लोनावला से थोड़ा बाहर था, इसलिए ट्रांसपोर्ट की थोड़ी मुश्किल तो होने ही वाली थी। ये बात सुदीप को भी अच्छे से पता थी। उसने अब कुछ भी ना कहना ज़्यादा सही समझा। वो चुपचाप बिना किसी बहस के अपने कमरे में चला गया और वहाँ जाकर उसने सुधा से बात करने की कोशिश की, लेकिन सुधा की तबीयत ठीक ना होने की वजह से वो उसे कुछ भी नहीं बोल सका, सिवाय इतना कहने के कि सुधा, मुझे लगता है ये ट्रिप पर आकर हम लोगों ने सही नहीं किया है। तुम्हारी तबीयत भी ख़राब हो गई है और मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो एक काम करते हैं, हम लोग कल ही यहाँ से वापस चले जाएंगे। ये बात सुनते ही सुधा ने तुरंत कहा, अरे क्या बोल रहे हैं आप यार, अभी तो हमने कोई जगह देखी भी नहीं है और आप जाने की बात कर रहे हैं। मैंने तो कहा ना, मैंने दवाई ले ली है, मैं कल सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, मुझे नहीं जाना अभी यहाँ से कहीं और। लेकिन सुदीप सुधा को काफ़ी कुछ बताना चाहता था, समझाना चाहता था, लेकिन इसमें से कोई भी बात ऐसी नहीं थी जो कि वो शायद सुधा या किसी भी और को सही तरीके से समझा सके कि उसे क्या महसूस हो रहा है। यहाँ इस होटल में अचानक लोगों का आ जाना, अचानक हर किसी का गायब हो जाना, और तो और प्रकाश का व्यवहार भी उसे बिल्कुल सही नहीं लग रहा था। इसलिए उसने अभी सुधा से कुछ भी बहस नहीं की। उसने सुधा को सोने के लिए कह दिया, लेकिन इतना कुछ देखने और महसूस करने के बाद सुदीप की आंखों से नींद कोसों तक दूर थी। सुदीप को नींद नहीं आ रही थी। काफ़ी देर तक उसने बिस्तर पर लेटकर सोने की कोशिश की और उस कोशिश में नाकाम होने के बाद रात के लगभग 1:30 बज रहे होंगे। वो उठा और उठकर अपनी खिड़की के सामने खड़ा हो गया। जब वो वहाँ पर खड़ा था तो उसे दूर कोई एक परछाई सी खड़ी नजर आ रही थी, जो धीरे धीरे उसी की तरफ बढ़ रही थी और नाव में अपना सर हिला रही थी। सुदीप को ये चीज़ काफ़ी अजीब लगी। उसने ध्यान से उस परछाई को देखकर समझने की कोशिश करना शुरू किया कि वो लड़का है या लड़की, लेकिन उसे कोई भी चेहरा साफ साफ नहीं दिख रहा था जिससे कि वो समझ सके कि ये लड़का है या लड़की। बस उसे इतना ही समझ में आ रहा था कि वो परछाई नाग के तरह मुंडी हिला रही है और बार बार अपने सर को नाव में हिलाते हुए उसे इशारे से हटने को कह रही है। लेकिन वो कहाँ से हटने को कह रही है, होटल से या खिड़की से? ये बात सुदीप को समझ में नहीं आई।
तब तक अचानक उसे ऐसा लगा जैसे उसके कमरे में अंदर सुधा और उसके अलावा कोई और भी है। उसने जैसे ही पलटकर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। दरवाज़ा भी अच्छी तरह से बंद था। उसने दोबारा अब खिड़की के बाहर देखना शुरू किया, लेकिन वो परछाई वहाँ से गायब हो चुकी थी। उसे ये सारी चीज़ें किसी अनहोनी के होने का इशारा करती हुई नजर आ रही थी। सुदीप काफ़ी परेशान था। सुदीप ऐसे ही अब खिड़की से हटकर अपने बिस्तर पर बैठा हुआ अजीब सी सारी चीज़ों को सोचकर, याद कर, समझने की कोशिश कर रहा था। अचानक सुदीप को ऐसा लगा जैसे उसका दरवाज़ा किसी ने ज़ोर ज़ोर से बजाना शुरू किया। सुदीप तुरंत उठकर दरवाजे की तरफ गया। उसने दरवाज़ा खोला नहीं, बस वो आवाज़ को सुनने की कोशिश करता हुआ उस पर सवाल कर रहा था, कौन है, कौन है, इतनी रात को कौन आया है? लेकिन उधर से दरवाज़ा बजाने के अलावा कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। अब सुदीप को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। सुदीप काफ़ी परेशान हो चुका था। लगभग सुबह के 3:30 बज रहे होंगे। अचानक सुदीप को ऐसा लगा जैसे उसके बिस्तर पर, उसकी जगह पर कोई सोया हुआ है। वो तुरंत लपक कर अपनी बिस्तर के पास पहुंच गया। उसने जैसे ही ब्लैंकेट हटाया, वहाँ पर कोई भी नहीं था, सिर्फ सुधा ही सो रही थी। ये देखकर अब सुदीप काफ़ी डर चुका था। अब उसने कोशिश करना शुरू किया कि जैसे तैसे उसे नींद आ जाए, क्योंकि वो ये बात तय कर चुका था कि किसी भी हाल में वो ये होटल कल के कल ही छोड़ देगा। वो इस होटल में रहकर लोनावला नहीं घूमेगा, क्योंकि वो ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि उसके होटल छोड़ने के डिसीज़न को उसकी पत्नी किसी भी हालत में नहीं मानेगी। लेकिन वो इस चीज़ के लिए उसे मना सकता था कि वो होटल अपनी पत्नी के साथ छोड़ दे और दूसरे होटल में रहकर वो जगह घूमे। ये बात तय करके अब उसने सोने की कोशिश करना शुरू किया, लेकिन अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कि कोई उसके कमरे में है और चल रहा है। ये महसूस करते ही उसने जैसे ही उठकर देखा, उसने देखा सुधा अजीब तरीके से उठकर कमरे में टहल रही थी। उसने सुधा को आवाज़ देना शुरू किया, लेकिन सुधा उसके किसी भी आवाज़ पर कोई भी रिएक्शन नहीं दे रही थी। वो कमरे में इधर से उधर टहल रही थी, ऐसे जैसे वो कुछ सोच रही हो, किसी गहरे चिंतन में इधर से उधर टहलते हुए जैसे हम विचार करते हैं। सुधा बिल्कुल वैसी ही लग रही थी। सुदीप ने 2-3 बार आवाज़ देने के बाद बिस्तर से उठकर सुधा को जैसे ही हाथ लगाया, सुधा का चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। सुधा की आंखें पूरी तरह से बदल चुकी थी और सुधा सुदीप का गला दबाने लगी। सुदीप ने बहुत कोशिशें की खुद को बचाने की, लेकिन सुधा उसका गला छोड़ने के लिए किसी भी हालत में तैयार नहीं थी। सुधा ने सुदीप का गला इतनी ज़ोर से पकड़ा हुआ था कि सुदीप के गले से बचाव के लिए चीख, आवाज़ कुछ भी नहीं निकल पा रही थी। सुदीप ने बहुत मुश्किलों से जैसे तैसे खुद को छुड़ाया, या फिर शायद सुधा ने उसे छोड़ दिया। लेकिन सुदीप अभी भी कोशिश कर रहा था कि वो सुधा से बात करे कि सुधा को हुआ क्या है, सुधा ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन उसके कई बार कोशिश करने के बाद भी सुधा ने कोई जवाब नहीं दिया, सिवाय एक लाइन बोलने के। उसने कहा, मैंने तुम्हें मना किया था यहाँ पर मत रुकना, तुम यहाँ क्यों आए? और फिर
सुधा ने तुरंत अपने कमरे की खिड़की खोली और वो वहां से नीचे कूद गई। ये देखकर सुदीप के गले से एक चीख निकली। वो दौड़कर नीचे की तरफ गया, लेकिन उसे कहीं भी सुधा नजर नहीं आ रही थी। ऐसा कैसे हो सकता था? सुदीप के आंखों के सामने ही सुधा खिड़की से नीचे कूद गई थी। उसे चोटें आई थी या शायद सुधा ने अपनी जान भी दे दी थी, लेकिन सुधा गई तो गई कहाँ? सुदीप को अब सच में कुछ नहीं समझ में आ रहा था। अचानक तब तक सुदीप की नज़र होटल पर गई। सुदीप के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ चुका था, क्योंकि अभी तक जो होटल चमकता हुआ आलीशान शानदार दिख रहा था, वो होटल तो होटल नहीं, एक खंडहर की तरह नजर आ रहा था। अब उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये हुआ है तो क्या हुआ है, कैसे हुआ है। लेकिन सुदीप अभी भी हार नहीं माना था। उसे हर हाल में अपनी पत्नी वापस चाहिए थी, इसलिए वो डरता हुआ उसी खंडहर होटल के अंदर आ गया। और वो जैसे जैसे अंदर आ रहा था, होटल का वो खौफनाक डरावना माहौल देखकर किसी की भी रूह तक कांप जाती। लेकिन सुदीप अपनी पत्नी से इतना प्यार करता था कि वो चारों तरफ कभी प्रकाश को आवाज़ देता और कभी सुधा को। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे सुधा उसकी आवाज़ों का जवाब दे रही हो। वो उसी आवाज़ की तरफ जाने लगा और उसे ऐसा लगा जैसे वहाँ दूर सुधा खड़ी है। वो उसके पास दौड़कर पहुँचा, लेकिन तब तक वहाँ से सुधा जा चुकी थी। सुदीप पागलों की तरह उस पूरे खंडहर में इधर से उधर घूम रहा था। अचानक उसके सामने अब प्रकाश आकर खड़ा हो गया था। प्रकाश ने कहा, सर, आप तो यहाँ से जाने वाले थे ना, आप गए नहीं अभी तक। इस पर सुदीप अब चीखने और चिल्लाने लगा। उसने कहा, तुमने मेरी पत्नी के साथ क्या किया है? कहाँ गई मेरी पत्नी? बताओ मुझे नहीं रहना यहाँ पे। मैं अभी के अभी चला जाऊँगा। मुझे मेरी पत्नी को वापस दे दो। इस पर प्रकाश ने जोर से हंसते हुए कहा, अब आपकी पत्नी तो आपको नहीं मिलेगी। आपकी पत्नी तो हम में से एक हो गई है ना। अगर आपको आपकी पत्नी चाहिए तो आपको भी अपनी पत्नी की तरह और हमारी तरह बनना पड़ेगा। ये बात सुनते ही तुरंत सुदीप को अब ये सारी बातें शायद समझ में आने लगी। सुदीप भागकर उस खंडहर से निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके लाख कोशिश करने के बाद भी उसे बाहर जाने का ना तो कोई रास्ता मिल रहा था और ना ही वो बाहर निकल पा रहा था। सुदीप ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाया। अगली सुबह वहाँ से गुजरने वाले लोगों को वहाँ पर सुदीप की लाश मिली, जो कि बहुत ही बुरी हालत में थी। और सुदीप के लाश के सामने एक पुराना खंडहर होटल था, जिसके बारे में लोग बातें कर रहे थे। आज एक बार फिर से इस होटल में लगता है कोई ना कोई फंस गया, जिसने अपनी जान गंवा दी। पता नहीं ये मौत का सिलसिला कब थमेगा इस होटल, इस खंडहर या इस जंगल के पास। सच में उस खंडहर के पास आसपास सिर्फ जंगल ही जंगल, घना जंगल था, जो कि तब नज़र नहीं आया था जब ये शादीशुदा जोड़ा यहाँ अपनी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए आया था। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारी इन कहानियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर आप हमें आपकी ये कहानी भेज सकते हैं। और अगर
आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।